हर दफ़ा उनको माली तौर पे बहुत बड़ी जद पहुंची, यानी या यूँ समझें कि उनका बड़ा नुकसान हुआ। बिलाखिर उन्होंने सोचा कि यहाँ से जो कुछ भी बचा खुचा है वो समेट के बाहर जाके अब कारोबार किया जाए, विच वॉज ए नेचुरल रिएक्शन ऑफ समबडी हु हैज़ बिन डिप्राइव्ड ऑफ हिज एसेट्स ट्वाइस। तो वो यहाँ से चले गए, उन्होंने जाके वहाँ पर पहले तो अरब अमारात में कुछ बिज़नेस शुरू किया, फिर अल्टीमेटली उन्होंने एक आयरन फैक्ट्री लगाई, अगर आपको याद हो, सऊदी अरब में। और वहाँ से जो मुनाफा शनाफा उन्होंने कमाया उसके बलबूते पर उन्होंने फ्लैट्स खरीद लिए वहाँ, एवन फील्ड जिसको हम कहते हैं। आपका कोई घर है अपना? अबाई घर है। कितने का था वो जब लिया गया था? कुछ चंद हज़ार का होगा। और अब कितने का है? अब तो शायद करोड़ों में है। तो आपको अगर मैं ये कहूँ कि आप करप्ट हैं, आपने करप्शन की है, करोड़ों के घर में आप रहती हैं, कैसा लगेगा आपको? और अदालत जब आपसे रसीद मांगेगी तो कौन सी रसीद देंगी आप? मैं तो जिसमें खरीदा होगा वही रसीद मेरे पास होगी। वेरी करेक्ट, यही हुआ है एवन फील्ड्स के साथ। जब वो ख़रीदा गया तो वो 7 से 8 लाख पाउंड की प्रॉपर्टी थी, और वो फैमिली जितनी उस वक्त उनके एसेट्स थे या जो उनके रिचेस थी, वो आसानी से वो फ्लैट खरीद सकती थी, उन्होंने खरीद लिया। ठीक, लेकिन पहले इसको ओन नहीं कर रहे थे जब ये केस स्टार्ट हुआ। मैं अर्ज करूं, वो झगड़ा था कि बेनिफिशियरी कौन है, इसका ओनरशिप किसकी है। असल में नवाज शरीफ बीच में थे ही नहीं, ये दादा ने खरीदे थे और पोतों के नाम कर दिए थे, और बेनिफिशियरी जो है उनकी वो मरियम नवाज थी। ठीक, लिहाजा इसका मलबा नवाज शरीफ पे डालना लीगली भी ठीक नहीं था। अब मुझे हैरत उस बात पे थी कि इमरान खान साहब ने अपने जलसों में जितनी दफ़ा भी मुतालबा किया वो कहा कि वो 10 अरब की प्रॉपर्टी के यानी बेंगलोर में रहते हैं। अगर किसी की किसी प्रॉपर्टी की कीमत ओवर ईयर्स बढ़ गई है तो उस जिस शख्स ने वो ख़रीदी थी वो उतने का ही रसीदें देगा, उतने का हिसाब देगा जितने की उसने खरीदी, क्योंकि रसीदें ही उसके पास वो वही होंगी। करेक्ट, वेरी करेक्ट। देयरफॉर वो जो करप्शन की जो वो तकरार थी वो बेमानी उस वक्त भी थी और बेमानी अल्टीमेटली भी साबित हुई है। ठीक है जी, एक तो ये यानी तो उस वक्त तो ये भी कहा गया था कि हमारे पास बहुत रसीदें हैं, जो खान साहब की तरफ से कहा गया था कि हमारे पास पूरे सबूत हैं, रसीदें मिल गई हैं जी। जिसके बाद उन्होंने कुछ सबूत बनाने की कोशिश। मैं अर्ज करूं आपसे कि जितने भी उन्होंने सबूतों की बात की, अदालत में जो कुछ भी पेश हुआ वो सारा जो है वो ऑथेंटिक नहीं था। थोड़ा सा इस केस कैसे बना, ये इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करना जाए वो बहुत ज़रूरी है, और किस वक्त में बना ये। राइट, ये सब कुछ जनाब उस वक्त में हो रहा था जिस दौर को बकौल अली अहमद कुर्द के कि वो स्याह तरीन दौर था, इसलिए कि पनामा के ऊपर आपने केस बनाया एक ऐसे शख्स पर जिसका पनामा में नाम नहीं था। ये तो आपको पता है, तो नवाज शरीफ का नाम नहीं था। सूरज की रोशनी की तरह से वादे चीज़ें हैं। उनको आप कहीं प्रोसिक्यूट नहीं कर सके तो फिर उस वक्त की अदालत ने उनको अकामा पर निकाला। अकामा जो एक ऐसी तनख्वाह थी जो उन्होंने अपने बेटे से लेनी थी, ली नहीं थी, उसको कहा कि नहीं ये रिकवरेबल तो है। ये इतना बड़ा मजाक था इंसाफ का कि आप तसव्वुर नहीं कर सकती हैं। जहाँ कहीं भी इसकी बात गश्त गई होगी उन्होंने तबर्रा ही किया होगा पाकिस्तान के सिस्टम ऑफ जस्टिस के ऊपर उस वक्त। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सहूलतकारी का आलम यह था कि इमरान खान साहब जो हैं वो पीटीवी पर हमला के केस में मफरूर थे जब उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। कोई नहीं बोला, किसी का इंसाफ नहीं भड़का। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जजेस जो हैं अदालतों से वादे दे रहे हैं, खान साहब जलसे कर रहे हैं, जलसों में वो नवाज शरीफ के ऊपर मलबा डाल रहे हैं, तो वो कह रहे हैं जलसों में ये फैसले नहीं होने, रिट लेके आओ हमारे पास, देखो फिर हम फैसला करते हैं कि नहीं। और ऐसे ही हुआ, उन्होंने रिट किया और उसके ऊपर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ठीक है जी, तो ये खोसवी, गुलजारी, साकबी, बंदयाली, ये अदालतें जब तक भी रहीं उस वक्त तक इंसाफ के साथ क्या क्या खिलवाड़ हुआ, मेरा ख्याल है उसकी तफसील में अब हम जाने बैठेंगे तो पूरे प्रोग्राम का वक्त जो है वो गुजर जाएगा। क्या हो रहा था उस वक्त? पहली बात तो ये कि जाली मुकदमे बनाए जा रहे थे, चाहे नैब इस्तेमाल हो रही थी, चाहे FIA हो रही थी, चाहे एंटी करप्शन हो रही थी। उन मुकदमात को चलाया जा रहा था, चला के उनकी बुनियाद के ऊपर बेबुनियाद गवाहों और सबूतों के बावजूद फैसले किए जा रहे थे और सजाएं सुनाई जा रही थी। ठीक है ना, ये एक दौर हमारे यहाँ रहा है। मगर मुझे इस बात पे हैरत है कि जब वो ये फैसले कर रहे थे तब तो ये अदालतें ठीक थी। अब वही अदालतें उनको सबूत ना होने की, गवाह ना होने की वजह से अगर रिलीफ दे रही हैं या उनको बरी कर रही हैं तो ये अदालतें जो है लाडलापन है। तो ये फिर नैब पर भी तो एक बड़ा सवालिया निशान। करेक्ट, नैब तो जिस बुरी तरह से इस्तेमाल हुई थी उसकी तो मेरा ख्याल है अब मिसाल देना जो है वो
बेमानी इसलिए है कि वो चेयरमैन साहब रहे नहीं हैं जो एक वीडियो से ऐसे ब्लैकमेल हुए कि उनको डिक्टेट कराते रहे महात्मा साहब भी और उनके बंदे भी, किसको कितनी सज़ा देनी है, किसने किस जेल में जाना है, किसका कहाँ कमरा तैयार हो रहा है, ये सारा कुछ तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सुनते थे ना। तो ये हमारे उस चेयरमैन साहब जो थे नैब के, उन्हीं की तो फैल लेकिन बुखारी साहब अभी भी तो यही हो रहा है ना कि अभी जब नवाज शरीफ साहब ने वापस आना था तो एक नून लीग फौरन से कह रही थी कि अपील बहाल भी हो जाएगी, फिर फैसला भी आ जाएगा और फैसला भी नवाज शरीफ के हक में आ जाएगा। तो ये जो एज्यूम किया जा रहा था तो ये आज भी ये मैं उसकी वजह बताता हूँ, मैं उसकी वजह बताता हूँ आपको। मैं समझ गया हूँ आप जो कहना चाह रही हैं। उसकी वजह यह है कि अब कोई खोसा, कोई गुलजार, कोई साकिब निसार, कोई अता बंदयाल जो है वो चीफ जस्टिस नहीं है। ठीक हो गया, लेकिन जब टॉप के ऊपर ऐसी लीडरशिप आ जाती है जिससे तवक्को होती है कि इंसाफ के मुताबिक फैसले होंगे, तो फिर आप अपना केस नए सिरे से लड़ते और अपना बयानिया नए सिरे से सुनाते हैं। ठीक, लेकिन बुखारी साहब तासुर तो ये भी है ना कि आज भी जो अदालतों का फैसला है, जिन जिन अदालतों में केसेस चल रहे हैं, उनको बड़े आराम से लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से क्या फैसला आएगा। अच्छा, ये तो आपने बात कर दी, लेकिन जो खान साहब के हवाले से जो केसेस हैं, हाँ, उनकी बात नहीं आप कर रही। वो अदालतें अगर अब चला रही हैं तो ये कहा जा रहा है कि जी ये विक्टिमाइजेशन हो रही है। यानी एक सा पैमाना होना चाहिए ना जी हर एक के लिए। वो भी साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, ये भी साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं। तो अब जो केसेस चल रहे हैं उनके साथ चूँकि गवाहियाँ और सबूत मौजूद हैं, इसलिए उनमें से जान बचाना ज़रा मुश्किल है। और ये तो एवन फील्ड्स केस की मैंने कहानी आपको सुना दी है कि ये तो मनगढ़ंत केस था, बेबुनियाद ग्राउंड्स के ऊपर ये बना था, लिहाजा फिजल आउट हो गया। मैं इसकी बेहतरीन मिसाल ये दे सकता हूँ कि मरियम नवाज़ जो हैं वो चूँकि कहा गया था कि वो बेनिफिशरी हैं इसकी, उनको इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में और साकबी और बंदियाली दौर में ही रिलीफ मिला था ना, जब उनको कहा था कि आपका कोई कसूर नहीं है इसमें। तो ये कोई एक्यूज थे ना नवाज शरीफ साहब उसमें। उस वक्त भी अदालत ने ये ऑब्जर्व किया था कि जब वो आएंगे, पेश होंगे अदालत के सामने, तो उनकी अपील का फैसला किया जाएगा। वो फैसला अब हो गया है। जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि नैब ने भी वो अपील जो है वो दूसरे मुकदमे की वो वापस ले ली है, क्योंकि उनको भी पता था कि इस मुकदमे के अंदर कोई जान नहीं है। ये हो गया जनाब। अब दूसरी बात जो है वो इस हवाले से की जा रही है जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। जो शहबाज शरीफ साहब आज उन्होंने कहा कि भाई मैं लाहौर में भुगत रहा हूँ अदालत, नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद में खड़े हैं, और क्या होता है लेवल प्लेइंग फील्ड जी? ठीक है, तो अपने अपने केसेस जो हैं वो अगर अदालतों के ज़रिए लड़े जा रहे और उनसे जान छुड़ाई जा रही है, जान छुट रही है, तो इस सिस्टम को चलने देना चाहिए कि मेरिट्स के ऊपर फैसले हों, चाहे वो नवाज शरीफ हैं, चाहे शहबाज शरीफ हैं, चाहे मरीम है, चाहे महात्मा साहब हैं। तो मेरे ख्याल से अगर एक ऐसा दौर आ गया है जहां हम ये तवक्को कर सकते हैं कि मेरिट्स के ऊपर फैसले होंगे, तो फिर हमें मेरे ख्याल से अदालतों के साथ खड़ा होना चाहिए। आपने देखा जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव केस था उसकी लाइव कवरेज करवाई गई। इस किस्म के केसेस तो इस किस्म के केसेस तो या इन कैमरा होते थे और या बहुत महदूद ऑडियंस के सामने तय किए जाते थे, इसलिए कि इसका जो एक बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि जो बड़े बड़े नाम बने उस वक्त वकला के, फ़लाँ ने फ़लाँ केस जीत लिया, फ़लाँ ने फ़लाँ केस जीत लिया। आपने देखा किस कसम पुरसी से दो चार थे वो लोग जब उनसे दो जुमले स्टेट नहीं बोले जाते थे। Having said this, फिर उस फैसले के खिलाफ भी कोई इस तरह से लोगों की आवाज़ें नहीं उठी ना, अगर वो ऑन कैमरा हो गया। हाँ देखिए, मैं अर्ज़ करूँ आपसे, इंसाफ होता नहीं है, होता हुआ नज़र आना चाहिए। ये एक बहुत प्रोवर्बियल सेइंग है। सहूलतकारी की भी बदतरीन मिसालें हमने देखी हैं। मैं आपको अगर बयान करना शुरू करूं तो मैंने कहा था कि बहुत वक्त जो है इसके अंदर लगेगा। देखें ना, एक तरफ तो आप एक शख्स के बारे में एक JIT बना रहे हैं और अनप्रेसिडेंटेड तौर के ऊपर उसमें उस वक्त की सिक्योरिटी के अदारों के लोग बिठा रहे हैं, और फिर आपको तसल्ली नहीं है, अभी भी आप समझते हैं कि नहीं शायद कोई गुंजाइश निकल रहा है। फिर उसके ऊपर ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के फिर उसके ऊपर आप एक निगरान जज मुकर्रर कर रहे हैं। तो इस तरह तो मुकदमात बनाए गए थे, तो आप खुद ही सोचे ना फिर उनका क्या हाल होना था। तो आज जो कुछ हम देख रहे हैं इसको आप कई एतबार से ये कह सकते हैं कि द मेरिट्स इज़ नाउ प्रिवेलिंग, और मेरिट्स प्रिवेल करना चाहिए, और ये फैसले जो हैं ये मेरिट्स पर होने चाहिए। दो तीन बातें जो है इस हवाले से वो कहनी ज़रूरी हैं कि आज ये फैसला किया किस बुनियाद पे है जस्टिस साहब ने। वो ये फरमा रहे हैं कि अदालत ने फैसला दिया था कि बेनामी के लिए 4 चीज़ों का साबित होना ज़रूरी है। वो 4 चीज़ें क्या हैं? वो कहते हैं उनमें से एक भी चीज़ साबित नहीं हुई तो वो बेनामी के ज़ुमरे में नहीं आएगा। मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कहा कि अच्छा जाओ जी तुम छुट्टी है तो ऐश करो तुसी। उन्होंने कहा कि ये 4 चीज़ें साबित करना इस्तिगासा के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और ये 4 चीज़ों में से कोई भी चीज़ जो है वो साबित नहीं हुई तो फिर क्या बनेगा मुकदमे का? बरी होगा ना मुकदमे में।
एक बात। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि जनाब जो बाकी के मुकदमात रह गए हैं, ज़्यादा नहीं हैं, वो उसको भी उन्होंने इसी तरह से अल्लाह के भरोसे पे छोड़ा हुआ है कि जो भी फैसला होगा अदालत का वो उसको मनोअन जो है वो मानेंगे। अब आ जाइए जनाब, इसको ले दे के जो इंतखाबात के हवाले से जो मिसनूमर्स हमारे यहाँ आ रहे हैं सुनने में, कोई कह रहा है जी इलेक्शन जो है 8 फरवरी को नहीं हो रहा, कोई कह रहे हैं जी ये अगस्त में होंगे, कुछ तो ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि जी अगले साल होंगे। लेकिन इस पे इरफान सिद्दीकी साहब ने जो है वो नोटिस ले करेक्ट, लिया। वो जवाब सही इसलिए है कि अगर आप इसकी हकायक देखें तो कोर्ट के अंदर हुकूमत की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने लिख के दिया है कि इलेक्शन 8 फरवरी को हर सूरत में होंगे। उसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी ऑब्जर्वेशन है कि इसे अब आप पत्थर पर लकीर समझें। जब इस किस्म की गुफ्तगू हो चुकी हो तो इस इलेक्शन को मजीद पोस्टपोन करना, इवन कुछ एक्स पर कुछ ये खबरें भी गर्दिश में है कि जो इलेक्शन कमीशन है वही ये प्ली लेकर जाएगा, यही दरखास्त दायर करेगा कि ये जून में जाके इलेक्शंस करवाए जाएं। ऐसी बातें मैं अर्ज करूं, इसके ऊपर चूंकि सैर हासिल बहस हो चुकी हुई है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हो चुकी हुई हैं, इसके ऊपर मुतल्लिका पार्टीज़, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है चाहे वो निगरान हुकूमत है, उन्होंने कमिटमेंट दी हुई है। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी तरीके से ये इलेक्शन 8 फरवरी से आगे जा सकता है।